नमस्ते, मैं हूं रविंद्र गौतम और आप देख रहे हैं संजीवनी टीवी पर शेयर बाजार का लेखा जोखा। आज सुबह आपने जब अपना डीमैट अकाउंट खोला और सोचा कि आज कुछ खास नहीं हुआ तो रुकिए, क्योंकि आज की शांति के नीचे पूरी कहानी दबी हुई है। जी हाँ दोस्तों, और आज जब मैंने सुबह लाइव किया था तब भी मैंने कहा था कि आज है मंगल और होगा दंगल, और हुआ भी दंगल, क्योंकि 4 दिन की जो लगातार तेजी थी आज वो थोड़ी सी थमती दिखाई दी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि आज है 7 जुलाई और आज हम बाजार की उस कहानी को खोलेंगे जो ऊपर से शांत दिखती है लेकिन अंदर से पूरी तरह से हिली हुई है। सच बताऊं तो आज का दिन उन दिनों में से एक है जहां हेडलाइंस तो कुछ और कहानी कहती हैं और असली कहानी कुछ और होती है, और यही फर्क समझना आपको बाकी सब निवेशकों से आगे रखता है। आपने अक्सर देखा होगा कि टीवी स्क्रीन पर लिखा आता है कि बाजार सपाट बंद, फ्लैट क्लोजिंग, और आप सोचते हैं कि चलो आज दिन शांत रहा होगा, लेकिन शाम को जब आप अपना पोर्टफोलियो खोलते हैं तो वो लाल क्यों दिखाई दे रहा होता है। और यही सवाल आज के इस एपिसोड की न्यू है और आज हम इसका पूरा जवाब खोल कर रखेंगे। कल हमने बात करी थी कि बाजार हरा है, ग्रीन है, लेकिन फिर भी आपका पोर्टफोलियो लाल है, और आज बाजार फ्लैट है तो भी आपका पोर्टफोलियो लाल है, और जब लाल होता है तो कई बार कुछ लोगों का पोर्टफोलियो हरा भी हो जाता है, उस पर भी बात करिए। खैर, तो चलिए बिना समय गंवाए सीधे आंकड़ों पर चलते हैं। तो सबसे पहले 3 सबसे बड़े नाम जिन्हें हर घर में जाना जाता है, और आप भी अब जान गए कि 3 कौन से बड़े नामों को मैं सबसे पहले शामिल करता हूँ, उनके फैक्ट्स, उनके नंबर्स रिवील करता हूँ। तो सेंसेक्स, निफ्टी और बैंक निफ्टी, ये तीनों नाम हमारे बाजार की 3 नब्ज हैं, और जैसे डॉक्टर मरीज की नब्ज देखकर हालात भांप लेते हैं, वैसे ही हम भी इन तीनों की चाल देखकर आज के मिजाज को समझने की कोशिश करते हैं। सेंसेक्स बंद हुआ 78,181 पर, यानी कि 104 अंकों की गिरावट के साथ में 0.13% नीचे रहा, जबकि निफ्टी 50 बंद हुआ 24,399 पर और 31.65 अंक टूटा है, यानी सिर्फ 0.13% की मामूली गिरावट यहां भी रही। और बैंक निफ्टी 58,201 पर बंद हुआ, 91 अंक नीचे आया, 0.16% की गिरावट यहां पर भी दिखाई दी। आपने देखा 0.13%, 0.13% और 0.16% गिरावट है, यानी कि कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं है। दोस्तों, अब ये आंकड़े देखकर लगेगा कि आज वास्तव में कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे गांव में कोई बुजुर्ग चुपचाप चारपाई पर बैठा हो, चेहरे पर कोई भाव ना हो, लेकिन मन में कोई बड़ी उधेड़ बुन चल रही हो। ऊपर से शांति, अंदर से हलचल, और यही आज के बाजार की असली सूरत है, और यही वो जगह है जहां ज्यादातर नए निवेशक गच्चा खा जाते हैं। तो फिर ये 3 नंबर देखकर तय कर लेते हैं कि आज तो बाजार ने कुछ नहीं किया, तो मेरा पोर्टफोलियो भी शायद वैसा ही रहा होगा। लेकिन सच्चाई दोस्तों आज इससे बिल्कुल उलट है, और यही सच्चाई अब हम आपके सामने खोलने वाले हैं। और असली हलचल तब पता चलती है दोस्तों जब हम ये देखते हैं कि आखिर बाजार में जीता कौन और हारा कौन। जी हाँ, आज का एडवांस डिक्लाइन रेशियो यही बता रहा है कि आंकड़े भले शांत हो, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। अगर आज आपने एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखा होगा तो आपने आज की मार्केट को प्रिडिक्ट किया होगा कि मार्केट में गिरावट आएगी, गिरावट आएगी, गिरावट आएगी, और आपने देखा कि अंत में मार्केट गिरी। जी हाँ, मतलब 24,530 तक गई और 24,530 को आगे पार नहीं कर पाई। ये सुबह का अगर आप मेरा लाइव चेक करें तो हमने उस पर बात करी थी। इस पर दोस्तों आज सिर्फ 1188 शेयर ही हरे निशान पर बंद हुए, जबकि 2083 शेयर लाल निशान पर बंद हुए, यानी कि 1128 एडवांस और 2083 डिक्लाइन में, और 113 शेयर्स में कोई भी चेंज नहीं रहा, बिना किसी हलचल के वो फ्लैट बंद हुए। जरा गिन कर देखिए, हर 3 शेयर्स में से करीब 2 शेयर आज लाल निशान पर बंद हुए, यानी अगर आपने बेतरतीब ढंग से बाजार से कोई भी शेयर उठाया होता तो ज़्यादा संभावना यही थी कि वो आज नुकसान में ही बंद होता, चाहे निफ्टी भले ही सिर्फ 0.13% गिरा हो। इसे यूं समझते हैं कि जैसे किसी गांव के मेले में सिर्फ 1-2 दुकानों पर भीड़ लगी हो, लेकिन बाकी पूरा बाजार सुनसान पड़ा हो। दूर से देखने वाला क्या कहेगा, वाह मेला अच्छा जमा है, लेकिन असली कमाई सिर्फ चंद दुकानदारों की हुई, जैसा मैंने कल भी आपको ये एग्जाम्पल में बताया था, और बाकी दुकानदार दिन भर मक्खियां मारते रहे। और आज भी दोस्तों यही हुआ, कुछ बड़े नाम खासकर आईटी ने इंडेक्स को संभाल लिया, जबकि बाकी बाजार
बिखरा हुआ नजर आया। यही वो रिकॉग्निशन मूवमेंट आता है जिसे बहुत से निवेशक महसूस करते हैं लेकिन शब्दों में नहीं ढाल पाते। टीवी पर देखा बाजार हल्का गिरा है, लेकिन शाम को अपना पोर्टफोलियो खोला तो वो कहीं ज्यादा लाल निकला। अगर आपके साथ भी आज ऐसा ही हुआ है तो घबराइए मत, आप अकेले नहीं हैं। आज पूरा बाजार ही इसी पैटर्न से गुजरा है। दोस्तों, अगर संजीवनी टीवी के हमारा लेखा जोखा आपको साफ भाषा सरल शब्दों में समझ में आता है तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी अवश्य करिए और साथ के साथ फैमिली और अपने इन्वेस्टर दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप्स में ज़रूर शेयर करें। और अगर आप गहराई से समझना चाहते हैं और हमारे साथ लगातार जुड़े रहना चाहते हैं तो आप हमारे संजीवनी टीवी की सदस्यता अवश्य लें। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि सेक्टर की परफॉर्मेंस क्या रही, क्योंकि कहानी इंडेक्स के पीछे की है और अगर सिर्फ निफ्टी और सेंसेक्स देखकर आप बाजार को समझ रहे हैं तो आप आधी कहानी ही देख रहे हैं। असली खेल सेक्टर्स में छिपा हुआ है। तो चलिए अब उन इंडिसेस की तरफ बढ़ते हैं जो हर बार निफ्टी 50 की छाया में दब जाते हैं, लेकिन असली मायने में हर निवेशक की जेब पर सीधा असर यहीं से पड़ता है। मिड कैप, स्मॉल कैप और इसके बाद हर बड़ा सेक्टर। तो मिड कैप इंडेक्स आज 186 अंक गिरकर 62,285 पर बंद हुआ, यानी कि 0.3% नीचे, और स्मॉल कैप 19,214 पर बंद हुआ है, पूरे 106 अंक यानी कि 0.55% टूटकर। मतलब साफ है, जितना छोटा शेयर उतनी ज्यादा मार आज उसे पड़ी है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे तूफान आने पर बड़े पेड़ हल्का सा झुकते हैं लेकिन छोटे पौधे जड़ से ही हिल जाते हैं। और आज भी बड़े शेयर्स ने खुद को संभाल लिया, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप वाले निवेशक की जेब पर असर ज्यादा दिखाई दिया। और यही वो बात याद रखने वाली है बात कि अगर आपका पोर्टफोलियो ज्यादातर मिड कैप या फिर स्मॉल कैप शेयर से भरा है तो आज का दिन आपके लिए निफ्टी से कहीं ज्यादा भारी रहा होगा। भले ही न्यूज चैनल पर हेडलाइंस बाजार मामूली गिरावट के साथ बंद है चल रहा हो, लेकिन आपके पोर्टफोलियो पर वो मामूली गिरावट भारी दिखाई दे रही होगी। दोस्तों अब बात करते हैं उस सेक्टर की जिसने आज अकेले अपने दम पर पूरे बाजार को गिरने से बचाया। आज की सबसे बड़ी हलचल आई है आईटी सेक्टर में। तो आईटी इंडेक्स आज उछलकर 27,939 पर पहुंच गया, पूरे 663 अंकों की बढ़ोतरी की इसने, यानी कि शानदार लगभग 2.5% यानी कि 2.43% एग्जैक्टली। दोस्तों आज का सबसे मजबूत सेक्टर और शायद पूरे बाजार का असली हीरो आप इसको ही कह सकते हैं। जुलाई का महीना आते ही आईटी कंपनीज की तिमाही नतीजों का मौसम शुरू हो जाता है और बाजार हमेशा नतीजों से पहले उम्मीद पर ही तेजी दिखाना शुरू कर देता है। बिल्कुल ठीक वैसे ही जैसे शादी से पहले घर में मिठाई बनने की खुशबू आती है और मेहमान खुश होने लगते हैं और असली मिठाई खाने से पहले ही। लेकिन आपको मैंने सुबह कहा था कि सैमसंग के नंबर आने वाले हैं, तो सैमसंग के नंबर्स के कारण भी आईटी सेक्टर में थोड़ी सी तेजी आप फिलहाल महसूस कर सकते हैं, क्योंकि सेंटीमेंट के ऊपर बाजार टिका रहता है। तो जब बाजार टेक्निकल्स फंडामेंटल्स पे तो चलता ही, लेकिन जो उतार चढ़ाव है ये सेंटीमेंट्स को काफ़ी एब्जॉर्व करता है। दोस्तों ध्यान दीजिए यहाँ पर कि ये कोई इत्तेफाक आज नहीं है। हर साल जुलाई के पहले हफ्ते में बड़ी आईटी कंपनीज अपने तिमाही नतीजे घोषित करना शुरू करती हैं और इन्वेस्टर्स पहले से ही अंदाजा लगाना शुरू कर देते हैं कि नतीजे कैसे रह सकते हैं। और यही एंटीसिपेशन आज आईटी सेक्टर की तेजी के पीछे की सबसे बड़ी वजह मानी जा सकती। लेकिन जहां एक तरफ जश्न था वहीं दूसरी तरफ कुछ सेक्टर्स में मायूसी भी साफ दिखाई दी। फार्मा सेक्टर पर आज दबाव दिखाई दिया। फार्मा आज 25,678 पर बंद हुआ, 188 अंक की गिरावट के साथ में, यानी कि 0.73% की गिरावट। और मेटल की बात करूं तो 12,583 पर बंद हुआ, 140 अंकों की गिरावट, 1.1% टूट गया। और रियल्टी इंडेक्स भी आज ज़्यादा दबाव में रहा, 893 पर और 14 अंकों की यानी कि 1.58% नीचे आकर ये सबसे कमजोर सेक्टर रहा। अगर आपने देखा हो पिछले 4 दिनों से लगभग तेजी चल रही थी इसमें, तो ये इसको आज आप इसको प्रॉफिट बुकिंग कह सकते हैं, क्योंकि जब शेयर्स लगातार तेज होते चले जाते हैं तो कुछ जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स होते हैं वो अपना प्रॉफिट बुक कर घर ले जाते हैं, ना कि उसी में बने रहते हैं। तो ये स्मार्ट, आप इनको इन्वेस्टर भी कह सकते हैं, आप इनको स्मार्ट ट्रेडर भी कह सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ऑटो का क्या हाल रहा। तो ऑटो में भी आज मामूली गिरावट रही, 27,344 पर बंद हुआ,
10 पॉइंट गिरा है, 0.0% नीचे रहा, यानी कि इसको आप फ्लैट क्लोजिंग कह सकते हैं, कोई बड़ी हलचल नहीं। और एफएमसीजी ने आज थोड़ी राहत दी है, 50,226 पर बंद हुआ, 29 अंक, यानी कि हल्की सी बढ़त 0.06% की। यानी रोजमर्रा के सामान बेचने वाली कंपनियों ने आज अपनी स्थिरता बरकरार रखी। बैंकिंग स्पेस में भी दबाव दिखाई दिया। पीएसयू बैंक 8,298 पर आ गया, 35 अंकों की गिरावट रही, 0.343% गिरा, 0.43% गिरा, लगभग आधा परसेंट कह सकते हैं। और प्राइवेट बैंक 28,305 पर बंद हुआ, 41.9 अंक, यानी कि 0.15% नीचे। दोस्तों दोनों बैंकिंग इंडिसेस में हल्की लेकिन साफ नरमी दिखाई दी। दोस्तों आज का सेक्टर चार्ट देखकर बिल्कुल वैसा दिख रहा है जैसे किसी क्रिकेट मैच में एक बल्लेबाज अकेले शतक लगा दे लेकिन बाकी पूरी टीम संघर्ष करती रहे। स्कोर कार्ड पर टीम का स्कोर ठीक ठाक दिखेगा, लेकिन अंदर की कहानी बताएगी कि जीत सिर्फ एक खिलाड़ी की मेहनत से बनी, टीम वर्क से नहीं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि आज बाजार कैसा रहा, तो सही जवाब सिर्फ थोड़ा गिरा नहीं, सही जवाब है आईटी ने आज संभाल लिया, बाकी सब तो दोस्त आज लड़खड़ा ही गए। और यही फर्क आपको एक इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर बनाता है। तो आज जिनके पोर्टफोलियो में सिर्फ आईटी था, वो अगर कल 2-3 दिनों से रो रहे थे तो आज वो खुश हो रहे थे कि चलो भाई थोड़ी सी राहत की सांस तो आई। जो लगातार लाली बटोरे दे रहा था, लाली बिखेर रहा था, आज उसने हरियाली दिखाई। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं अपने नए अगले सेगमेंट पे, यानी कि टॉप 5 गेनर्स और टॉप 5 लूजर्स की। तो हम पहले बात करते हैं आज के असली हीरो की, और यानी वो 5 शेयर जिन्होंने निवेशकों को आज हंसाया और वो 5 शेयर जिन्होंने रुलाया। तो पहले हम हंसने वालों की बात कर लेते हैं। टॉप 5 गेनर्स में सबसे आगे रहा एक आईटी का नाम जो 3.16% बढ़कर 1170 के स्तर पर बंद हुआ। तो 1170 के स्तर पर कौन बंद हुआ है, अगर आप जान गए हैं तो कमेंट में लिखिए। और इसके बाद दोस्तों एक और आईटी कंपनी रही जो 2.88% मजबूत होकर 1447 पर पहुंच गया। और तीसरे नंबर पर एक और बड़ी आईटी कंपनी रही जो 2.85% उछलकर 1072 पर बंद हुई। और चौथे नंबर पर इंश्योरेंस की एक कंपनी रही जो 2.65% बढ़कर 1835 पर पहुंची। और पांचवें नंबर पर कंज्यूमर सेक्टर की एक बड़ी कंपनी रही जो 2.38% मजबूत होकर 4,591 के लेवल पर बंद हुआ। देखा दोस्तों आपने, टॉप 5 गेनर्स में 3 नाम सीधे आईटी सेक्टर से आए हैं। और अगर आपने नाम गेस कर लिए हैं तो प्लीज कमेंट में जरूर लिखकर बताएं, हम भी तो देखें आप कितने इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर बनते जा रहे हैं। दोस्तों यानी आज पूरे बाजार की तेजी की डोर सिर्फ एक सेक्टर के हाथ में थी, ठीक उस किसान की तरह जिसकी पूरी साल की कमाई एक ही फसल पर टिकी हो। अगर वो फसल अच्छी हुई तो पूरा साल अच्छा लगता है, लेकिन बाकी खेत की हालत कोई नहीं पूछता। और इसका एक सीधा सा सबक है, अगर आपके पोर्टफोलियो में आईटी सेक्टर का हिस्सा है आज, तो आज का दिन आपके लिए मुस्कुराने वाला रहा है। लेकिन अगर आपका पूरा पैसा सिर्फ एक ही सेक्टर में लगा है, चाहे वो आज का हीरो आईटी ही क्यों ना हो, तो ये वक्त है खुद से पूछने का, क्या मेरा पोर्टफोलियो सच में डाइवर्सिफाइड है, या मैं भी उसी एक फसल पर सब कुछ दांव पर लगाए बैठा हूं। तो दोस्तों आज मैंने जितने 5 नाम लिए हैं, 5 प्राइसेस बताए हैं, मैंने किसी के नाम नहीं बताए। आप मुझे वो टॉप 5 शेयर्स के नाम लिखकर कमेंट में बताएंगे, ये मैं आज का होमवर्क आपको दे रहा हूं। अब आगे चलते हैं दोस्तों टॉप लूजर्स की तरफ, जहां एक शेयर ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी। जी हां, अब बात करते हैं आज के टॉप लूजर्स की। सबसे बड़ी गिरावट एक रिटेल सेक्टर की कंपनी में दिखाई दी जो भारी 12.64% टूटकर, जी हाँ 12.5% से अधिक टूट गया और 2,921 पर बंद हुआ। आज का सबसे बड़ा झटका और यकीनन आज के ट्रेडिंग सेशन की सबसे चर्चित खबर। और इसके बाद एक बड़े डाइवर्सिफाइड ग्रुप की कंपनी रही जो 3.02% गिरकर 3,110 पर बंद हुआ। डिफेंस सेक्टर की एक कंपनी में भी 1.92% की गिरावट रही जो 417 पर बंद हुआ। और इसी ग्रुप की एक और कंपनी जो पोर्ट से जुड़ी है 1.79% टूटकर 1831 पर आ गई। और हेल्थ केयर सेक्टर की एक कंपनी 1.5% से ज़्यादा गिरकर 1,115 के लेवल पर आकर बंद हुई। याद रखिए दोस्तों, जब किसी एक शेयर में इतनी बड़ी गिरावट दिखाई दे जैसे आज उस रिटेल कंपनी में दिखी, तो हमेशा कंपनी के अपने एक्सचेंज फाइलिंग्स और अनाउंसमेंट्स जरूर पढ़िए। कई बार वजह पूरे बाजार से नहीं बल्कि कंपनी विशेष की किसी घटना से जुड़ी होती। ठीक वैसे जैसे मोहल्ले में एक ही घर में बिजली जाए
तो वजह पूरे मोहल्ले का ट्रांसफ़र नहीं बल्कि उस घर की अपनी वायरिंग हो सकती है। यही वो जगह है जहां घबराने की जगह जांच पड़ताल करने वाला निवेशक फायदे में रहता है। बड़ी गिरावट देखकर तुरंत डर से शेयर बेचना या बिना जाने समझे सस्ता मिल रहा है सोचकर खरीद लेना, दोनों ही जल्दबाजी है और सही तरीका है पहले कंपनी की खबर पढ़ें फिर फैसला लें। तो दोस्तों, आज हमने एक बदलाव इसमें किया ये समझने के लिए कि आप कितने इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर बन रहे हैं। जैसे टीचर प्रोफेसर अपने लेक्चर्स में बीच बीच में आपको होमवर्क दे देते हैं, तो आज हमने आपको एक होमवर्क दिया है। टॉप 5 गेनर्स और टॉप 5 लूजर्स निफ्टी के कौन कौन से हैं, आप प्लीज़ कमेंट में लिखकर बताइए और मैं उसमें आपको कमेंट जरूर करूंगा। दोस्तों, अब बात करते हैं ग्लोबल क्यूज और यूएस ईरान पीस डील की कि आखिर उसके ताज़ा हाल क्या है, क्योंकि इस कहानी की बात करनी जो जरूरी है, क्योंकि जो पिछले कई हफ्तों से पूरी दुनिया के बाजारों की दिशा ये तय करती आ रही यूएस ईरान पीस डील की। जी हाँ, आपको याद होगा कुछ हफ्ते पहले 19 जून को फ्रांस में साहब ने साइन किया था। किसने? ट्रंप ने। तो जिसने पूरी दुनिया को उम्मीद दी थी कि मिडिल ईस्ट का तनाव अब थमने वाला है। पूरी दुनिया के बाजार ने उस दिन राहत की सांस ली थी और भारत का बाजार भी उस खबर पर मुस्कुराया था और आपका पोर्टफोलियो भी मुस्कुराया था। लेकिन ताज़ा जानकारी ये है कि जिस रफ्तार से डील लागू होने की उम्मीद थी वो रफ्तार अभी नहीं दिखाई दे रही। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे दो पक्षों के बीच शादी की बात तो पक्की हो जाए, दोनों परिवार हाँ भी कह दें, कागज पर दस्तखत भी हो जाए, लेकिन जब असली रस्में निभाने की बारी आए तो हर छोटी बात पर मोल भाव शुरू हो जाए। कोई दहेज की बात उठाए तो कोई तारीख पर अड़ जाए, कोई मुहूर्त की बात करे तो कोई शादी की तारीख आगे खिसकाने की बात करे, तो इस तरह से शादी की तारीख आगे खिसकती चली जाती है और फिर ये डर भी सताने लगता है क्या ये शादी होगी। तो ताज़ा हालातों के मुताबिक बातचीत फिलहाल अटकी हुई है, क्योंकि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अपना नियंत्रण और भारी सैंक्शंस में राहत चाहता है। इससे पहले कि वो अपने न्यूक्लियर कार्यक्रम पर कोई बड़ी रियायत दे, वहीं अमेरिका की कोशिश है कि पहले न्यूक्लियर मसला सुलझे और उसके बाद बाकी शर्तों पर बात हो, जबकि ईरान चाहता है कि भैया पहले मुझे जो सैंक्शंस हैं वो पूरी तरह से हटा लो, हॉर्मुज पे मेरा कंट्रोल कर दो, फिर हम न्यूक्लियर पे बात करेंगे। तो दोनों पक्ष अपने अपने स्तर से इस खींचातानी में लगे हुए हैं। और इसी बीच दोस्तों, ईरान के भीतर हाल में हुए घटनाक्रम के कारण माहौल और संवेदनशील बना हुआ है और लीडरशिप से जुड़ी अनिश्चितता के चलते फैसले लेने की रफ्तार धीमी पड़ गई है। और यही वजह है कि दोहा में मीडिएटर्स के जरिए बातचीत तो चल रही है, लेकिन दोनों पक्ष अभी बड़े फैसले से बच रहे हैं और अगले दौर की बातचीत अब 11 जुलाई को फिर शुरू होने वाली है और उसकी जो उम्मीद जताई जा रही है कि भाई 11 जुलाई से ये बातचीत शुरू हो रही है। यानी डील टूटी नहीं है, लेकिन अभी वो सिर्फ कागज पर मजबूत है, जमीन पर कमजोर। जी हाँ, कागज पर मजबूत है और जमीन पर कमजोर। बाजार की भाषा में इसे कहते हैं नो वॉर नो पीस जैसी स्थिति, यानी ना पूरी शांति है और ना पूरा तनाव है, बल्कि बीच का एक असमंजस भरा दौर है जहां ना कोई हारा हुआ मानता है ना कोई पूरी तरह से जीता हुआ। तो अब सवाल उठता है कि इसका भारत के बाजार से क्या लेना देना। तो जवाब है दोस्तों, बहुत गहरा लेना देना है। जब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जिससे दुनिया के करीब 5वें हिस्से का तेल व्यापार गुजरता है, यानी कि 20% जो पूरी तरह सामान्य नहीं होता, तब तक ग्लोबल एनर्जी मार्केट्स में हल्की घबराहट बनी रहेगी। और हम भी तो 85% से अधिक इंपोर्ट करते हैं। दोस्तों, इसे ऐसे समझिए जैसे घर के मुख्य दरवाजे पर एक ताला आधा खुला हो, ना पूरी तरह से बंद है ना पूरी तरह से खुला है। घर के लोग चैन से नहीं बैठ सकते, क्योंकि पता नहीं कब कोई भी अंदर बाहर हो जाए। तो दुनिया की एनर्जी सप्लाई के साथ भी आज यही हाल है, यही सिचुएशन, और यही वजह है कि आज हमने क्रूड ऑयल की कीमतों में हल्की बढ़त देखी है और ये घबराहट सीधे भारत जैसे देश को छूती है। भारत जैसा देश यानी कि जो इमर्जिंग मार्केट्स होती हैं, इमर्जिंग कंट्रीज होती हैं, क्योंकि हम अपनी ज़्यादातर क्रूड ज़रूरतें बाहर से ही इंपोर्ट करते हैं। जब क्रूड महंगा होता है तो सिर्फ पेट्रोल डीजल ही नहीं, बल्कि ट्रांसपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग और महंगाई से जुड़ी लगभग हर चीज़ पर उसका असर पड़ता है। और यही वजह है कि बाजार ईरान यूएस स्टॉक्स पर इतनी बारीकी से नज़र रखता है। सुबह भी मैंने आपको बताया था कौन कौन से पैरामीटर्स पे आपको नज़र रखनी है, कल रात में भी बताया था और आज भी बता रहा हूँ और कल भी आपको यही बताऊँगा। तो इस पर आप ध्यान रख लीजिए, लिख लीजिए कि बाजार को जांचने के लिए, परखने के लिए किन पैरामीटर्स को आप लोग को देखना है। दोस्तों, इन्वेस्टर्स के लिए सीधा सबक आज यही है कि जब तक इस डील में कोई ठोस टिकाऊ प्रगति नहीं दिखाई देती, तब तक क्रूड से जुड़ी खबरों पर
नज़र बनाए रखना जरूरी है, क्योंकि यही एक धागा है जो सीधे आपकी महंगाई, आपकी कंपनी की इनपुट कॉस्ट और आपके पोर्टफोलियो तीनों को जोड़ता है। अब दोस्तों बात करते हैं क्रूड की, गोल्ड की और सिल्वर की। जी हाँ, ये तीनों ऐसी चीज़ें हैं जो सीधे आपकी जेब और आपके निवेश दोनों को छूती, चाहे आप शेयर मार्केट में हों या फिर ना हो। तो सबसे पहले क्रूड को देखें, जिसकी कहानी हम अभी अभी समझ चुके हैं। तो WTI क्रूड आज $69.27 पर बैरल पहुंच गया, $0.72 यानी कि 1.05% ऊपर। और ब्रेंट क्रूड $72.85 पर बैरल यानी कि $0.86 यानी कि 86 सेंट ऊपर चला गया है, यानी 1.19% मजबूत होकर। दोनों ही बेंचमार्क आज हरे निशान पर चल रहे हैं, जो सीधे मिडिल ईस्ट की अनसर्टेनिटी की तरफ इशारा करता है। अब बात गोल्ड और सिल्वर की कर लेते हैं, जिन्हें हम कमोडिटी की टोकरी में रखते हैं, क्योंकि ये कोई मेटल नहीं बल्कि निवेश की एक अलग श्रेणी है। जी हाँ, गोल्ड 5 अगस्त का हम देखें MCX पर तो 1,45,475 रुपये प्रति 10 ग्राम पर चल रहा था, और यानी कि 1442 रुपए की इसमें गिरावट देखी गई, 0.98%। और सिल्वर की बात करूं, जो सितंबर एक्सपायरी है, तो 2,30,820 रुपए प्रति किलो और पूरे 5,279 रुपए की गिरावट देखी गई जब मैंने इसका डेटा लिया, और 2.24% की यानी कि 2.25% की यहाँ पर गिरावट है। दोस्तों आज कमोडिटी की टोकरी में सबसे बड़ी गिरावट आज हमको सिल्वर में ही दिखाई दी है। इसे यूं समझिए, जब दुनिया में तनाव बढ़ता है, लोग गोल्ड, सिल्वर जैसी सुरक्षित चीजों की तरफ भागते हैं, ठीक वैसे जैसे बारिश आने पर लोग छाते की तरफ भागते हैं। लेकिन जैसे ही बारिश हल्की होने के संकेत मिलते हैं, जैसे आज पीस टॉक्स दोबारा शुरू होने की खबर आई, लोग छाता एक तरफ रख देते हैं। यही वजह है कि आज गोल्ड सिल्वर में मुनाफा वसूली दिखाई दी, जबकि क्रूड में हल्की तेजी बनी रही, क्योंकि वहां सप्लाई को लेकर अनिश्चितता अभी भी बाकी है। यहां एक दिलचस्प बात यह समझने वाली है कि गोल्ड और क्रूड अक्सर एक साथ नहीं चलते। गोल्ड डर और अनिश्चितता का बैरोमीटर है, जबकि क्रूड सीधे सप्लाई और डिमांड से जुड़ा हुआ है। इसलिए जब तनाव के आसार धीमे होते दिखाई देते हैं, तो गोल्ड में मुनाफा वसूली आ सकती, भले ही क्रूड में उथल पुथल अभी बाकी हो। बिल्कुल ठीक वैसे ही जैसे आज हमने इसमें देखा है। तो जिन इन्वेस्टर्स ने गोल्ड या सिल्वर में SIP या सिस्टमेटिक तरीके से निवेश किया हुआ है, तो उनके लिए आज जैसी गिरावट घबराने की कोई बात फिलहाल नहीं है, बल्कि यह कमोडिटी बाजार का एक सामान्य गिव एंड टेक का रूल है, जो लोग छोटी अवधि में ट्रेडिंग करते हैं, और उनके लिए जरूर आज दोस्तों आज का दिन थोड़ा सा कॉशियस रहने वाला रहा। अब वो सवाल जो हर निवेशक के मन में रोज आता है, आखिर बड़े खिलाड़ी क्या कर रहे हैं? तो देखिए, आज के हल्के दबाव और आज के कमजोर एडवांस डिक्लाइन रेशियो के पीछे एक बड़ी वजह फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी कि FIIs का रवैया भी है। जब तक ग्लोबल अनसर्टेनिटी रहती है, जैसे आज US ईरान मोर्चे पर दिखाई दे रही है, तो बड़े विदेशी निवेशक अपने पैसे को लेकर सतर्क रहते हैं, कॉशियस रहते हैं, और भारत जैसे इमर्जिंग मार्केट से थोड़ा थोड़ा पैसा निकालना शुरू कर देते हैं। दोस्तों इसे यूँ समझिए, जैसे किसी गाँव का सबसे बड़ा व्यापारी अगर अचानक अपनी दुकान का शटर आधा गिरा दे, तो आसपास के छोटे दुकानदारों में भी हलचल मच जाती है। तो लोग सोचने लगते हैं कि आखिर आज बड़े सेठ को क्या पता चला जो हमको नहीं पता चला है, और बड़े सेठ ने आज दुकान का शटर डाउन कर दिया है, तो क्या बाजार में कोई ऐसी बड़ी हलचल होने वाली है? बस उसी सतर्कता की तरह ही बाजार में एक हल्की घबराहट फैल जाती है, चाहे उसकी दुकान का असली धंधा उतना बुरा ना भी हो। वहीं दूसरी तरफ डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी कि DIIs, जिनमें हमारे म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज और पेंशन फंड्स शामिल हैं, वो लगातार खरीदारी करके बाजार को संभालने की कोशिश करते रहते हैं। और यही वो बात है जो हर भारतीय निवेशक को गर्व करने लायक है। पिछले कुछ सालों में DIIs इतने मजबूत हो गए दोस्तों कि FIIs की बिकवाली अब पहले जितना हमको झटका नहीं दे पाती। यानी एक तरफ का व्यापारी दुकान समेट रहा है, तो दूसरी तरफ के व्यापारी उसी दुकान के सामने अपना स्टॉल बढ़ा रहे हैं। यही टग ऑफ वॉर आज के फ्लैट से मार्केट में दिखाई दिया। एक तरफ खींचतान तो दूसरी तरफ थामे रखने की कोशिश, और नतीजा इंडेक्स हिला लेकिन गिरा नहीं। और यही टग ऑफ वार है जो हमें बताता है कि क्यों इंडेक्स सिर्फ 0.13% गिरा, जबकि ब्रेड इतनी कमजोर रही। दोस्तों अब वो हिस्सा जिसका हर ट्रेडर और इन्वेस्टर बेसब्री से इंतजार करता है कि कल का प्लान क्या हो और किन स्तरों पर हमको नजर रखनी है। तो निफ्टी 50 के लिए तत्काल सपोर्ट, इमीडिएट सपोर्ट 24,300 है, और उसके नीचे 24,200, जबकि ऊपर 24,500 और 24,600 पर तगड़ा रेजिस्टेंस है। इन दोनों दायरों, इन दोनों रेंज के बीच में ही कल का ज़्यादातर कारोबार
आपको दिखाई दे सकता है। बैंक निफ्टी की बात करूं तो सपोर्ट 58,000 पर है, उसके नीचे 57,800, जबकि रेजिस्टेंस 58,500 और उसके ऊपर 58,700। बैंकिंग इंडेक्स की चाल पर खास तौर पर आपको नजर रखनी है, क्योंकि निफ्टी की दिशा में बैंक निफ्टी का योगदान हमेशा बड़ा रहता है। सेंसेक्स के लिए 77,900 का सपोर्ट और उसके नीचे 77,700, और ऊपर की बात करूं तो 78,400 और उसके ऊपर 78,600 का जोन रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। इन लेवल्स को ऐसे समझिए जैसे किसी नदी के किनारे बने बांध, जब तक पानी बांध के अंदर है बहाव शांत रहता है, लेकिन अगर पानी बांध तोड़ दे तो अगला किनारा ही असली परीक्षा बनता है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी बिल्कुल यही काम करते हैं। तो जब तक बाजार इनके बीच है स्थिति सामान्य रहती है, टूटते ही अगला पड़ाव तय करना पड़ता है और कल की रणनीति सीधी होनी चाहिए। तो दोस्तों ये था आज का हमारा शेयर बाजार का लेखा जोखा। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और साथ के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। कल हम सुबह फिर मिलेंगे लाइव में और तब हम समझेंगे कि आज की मार्केट कैसी खुलेगी, यानी कि बुधवार की, क्योंकि तब तक ग्लोबल क्यूज हमारे पास इकट्ठे हो चुके होंगे। क्योंकि जब हम सोएंगे तो वेस्ट जागेगा और जब वेस्ट जागेगा तो फिर वो कुछ हरकतें करेगा। जब वो हरकतें करेगा तो उन हरकतों को हम अपनी मार्केट के लिए समझेंगे, पढ़ेंगे, गिनेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे और मार्केट की दिशा को हम समझने का प्रयास करेंगे। आज आपने देखा कि सुबह जो मैंने मार्केट को पढ़ा, समझा, एनालाइज किया, मार्केट ने लगभग वैसा ही रिएक्ट किया है। मैं सिर्फ एनालाइज कर सकता हूँ, विश्लेषण कर सकता हूँ, मार्केट को पढ़ने की कोशिश कर सकता हूँ। मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूँ, मैं मार्केट को कोई एग्जैक्टली प्रेडिक्ट करने वाला एक्सपर्ट नहीं हूँ, और ना ही दोस्तों सच बताऊँ कि कोई भी ऐसा व्यक्ति है इस दुनिया के अंदर जो मार्केट को एग्जैक्टली प्रेडिक्ट कर दे। जो ये कहता है कि मैंने मार्केट को एग्जैक्टली प्रेडिक्ट करता हूँ, मैं बहुत बड़ा चार्ट स्पेशलिस्ट हूं और मेरे जैसे मार्केट कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, तो ये यकीन मानिए दोस्तों वो व्यक्ति झूठ बोल रहा है और वो आपसे किसी ना किसी तरह का लालच रखता है और किसी ना किसी तरह से आपसे पैसे ऐंठने का साधन ढूंढ रहा है। लेकिन ना यहाँ पर मैं आपको किसी तरह की टिप्स देता हूँ, ना मैं आपको ये कहता हूँ कि आप ये खरीद लीजिए और ये बेच दीजिए। तो मैं किसी तरह से खरीद और बेच की सलाह नहीं देता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।